अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं आपका मेज़बान उबैदुल्लाह सिद्दीकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी खतरे में पड़ गई है क्योंकि शेर अफजल मरवत ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर बहाल करने के लिए वफाकी आइनी अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अपनी दरख्वास्त में जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया उसकी टाइमिंग और जो अदालत चुनी गई है ज़ाहिर है वो दोनों ही बड़ी अहम हैं। शेर अफजल मरवत ने दरख्वास्त में कहा है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स की डिक्टेशन पर अली अमीन गंडापुर को डी नोटिफाई करना गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम है। इसीलिए सोहेल आफरीदी की बतौर वज़ीर आला तकर्री का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर अली अमीन गंडापुर साबिक़ वज़ीर आला को दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहाल किया जाए और गैर आइनी इक़दामात के नतीजे में होने वाले तमाम सरकारी फ़ैसले मनसूख कर दिए जाएँ। शेर अफजल की दरख्वास्त पर रद्दअमल देते हुए अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि किसी भी तरह के केस या अदालती कार्रवाई के साथ ना उनका ताल्लुक़ है, ना ही कोई अमल दखल है। पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली का जो मामला है वो बुनियादी तौर पर 30 सितंबर को अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद शुरू हुआ था। 8 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर को फारिग करके सोहेल आफरीदी की नामजदगी कर दी गई थी, जबकि 10 अक्टूबर को DGISPR ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये पैगाम दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा में रियासत मुखालिफ क़यादत कबूल नहीं है। 11 तारीख को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मौसूल होने की तस्दीक की, लेकिन ये भी कहा कि लीगल टीम आइनी और कानूनी जायज़ा लेगी, जिसके बाद इस्तीफ़ा कबूल करने या ना करने का फ़ैसला करेंगे। अली अमीन ने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भी गवर्नर को भिजवा दिया था, जबकि PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ये कहते थे कि वज़ीर आला ने आर्टिकल 130 के तहत सिर्फ इस्तीफ़ा देना होता है, उसके लिए गवर्नर की मंजूरी या कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये मामला यहाँ पर भी कुछ फंसा। 13 अक्टूबर को सोहेल आफरीदी को 90 वोट मिले और वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए। गवर्नर ने इंतखाब को गैर आइनी करार दिया, हलफ लेने से इनकार किया, फिर तहरीक इंसाफ अदालत पहुँच गई। 14 अक्टूबर को पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को वज़ीर आला से हलफ लेने की हिदायत की और यूं ये मामला अंजाम को पहुंच गया, लेकिन इसका अंजाम बज़ाहिर करा रहा है। शेर अफजल मरवत की जो दरख्वास्त है उसके बाद हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, कोई MPs भी उनके हम आवाज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या कुछ हो रहा है, कितने लोग चाहते हैं कि सोहेल आफरीदी चले जाएँ, सबको डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एहतशामुल हक साहब, इसके अलावा मुझे साथ हासिल रहेगा फवाद चौधरी साहब का। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा फवाद चौधरी साहब, बुनियादी तौर पर ये सारी सूरत हाल बहुत अच्छी थी, अच्छा वर्किंग रिलेशन वफाक के साथ बनाने की कोशिश की थी सोहेल आफरीदी साहब ने, फिर ब्रिज का किरदार अदा करते हुए कुंडी साहब भी नज़र आए। एग्जैक्टली ये मरवत साहब ने जो चीज़ों को शुरू कर दिया है, ये आप समझते हैं कि उनका अपना पर्सनल इनिशिएटिव है या वो मोटिवेटेड हैं, और अगर हैं तो फिर क्यों हैं? नहीं, पर्सनल गुस्सा है। वो शेर अफजल मरवत साहब से मेरी पहले भी बात हुई थी, वो बड़े नाराज थे सोहेल आफरीदी के ऊपर। वो उनका था मानना कि एक तो इन्होंने उनके हल्के के सारे फंड्स रोक लिए, उनके ऊपर ज्यादतियाँ की, उनके मुकदमे जो हैं जो बाकी सब के ख़त्म हो गए, अफजल मरवत के नहीं हुए थे। ये पर्सनल गुस्सा जो है वो डेफिनेटली पर्सनल गुस्सा है और उसी की वजह से ही ये सारे मामला जो है वो हुए हैं। अच्छा, यानी पार्टी में इस वक्त या खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि कुछ खबरें ये हैं कि वहाँ पर कुछ MPs जो हैं वो अलाइन हो रहे हैं इस माइंडसेट के साथ कि हाँ जी सोहेल आफरीदी के साथ काम नहीं करना, तो वो अलाइनमेंट भी है या फिर अकेला मरवत साहब का गुस्सा ही है और वो आखिर में हार मान जाएंगे? नहीं है तो अफजल मरवत साहब का गुस्सा ही। मेरा नहीं ख्याल, अली अमीन गंडापुर का तो पहले बयान ही आ गया, वो तो कह रहे हैं कि मैं इस पर तैयार ही नहीं हूँ। और उसके अलावा जो है मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर उनके साथ कोई ज़्यादा लोग जो हैं वो शामिल हैं। और इसमें अगर वो उनका अपना गुस्से वाला फैक्टर ही है तो बाकी भी कोई हिमायत शामिल नहीं होगी, यानी जो हिमायत उमूमन दरकार होती है वैसा भी कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही उन्हें ये कहा है किसी ने फाइल करने के लिए, ना ही इसकी सपोर्ट है। सोहेल आफरीदी को इस तरह से हटाने का मतलब जो है वो अच्छी तरह जो हुकूमती जमातें हैं वो भी समझती हैं कि वो तो उनको एक हीरो बनाने वाली बात है, उसके ऊपर वो कोई तैयार नहीं है इस वक्त उनको कि इतना। लेकिन अब वो आम जो ख्याल है, तासुर है वहाँ पे ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा इस वक्त एक इंतहाई गवर्नेंस के बहरान का शिकार है। वहाँ पे जो हालात हैं वो काफ़ी मखदूश हैं और लोग खुश नहीं हैं। लिहाजा जो इस वक्त हुकूमती जमातें हैं उनका मानना ये है कि हमें एक्चुअली इनको अपने ओहदे के ऊपर बरकरार ही रहना देना चाहिए, और अगर साल 1.5 साल इसी तरह से चलते रहे तो ये PTI को बड़ा नुकसान पहुँचाएंगे, बजाय इसके कि हम इसको जो है वो उनको मौका दें हीरो बनने का। वो खुद ही जो है वो अपने आप को
खराब कर रहे हैं तो उनको खराब होने दें। अच्छा फवाद चौधरी साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है, इस वक्त एक और एंगल से भी चीज़ों को देखा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे जो NFC का मामला है, उस मौक़िफ़ पर दायरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आती है और कम बेश मिलता जुलता ही मौक़िफ़ है। तो ये अलाइनमेंट इस तरफ भी हो सकती है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की NFC के मामले पे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 28th अमेंडमेंट? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो तो जो लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट का NFC को रीशेड्यूल करने का है। सो इमरान खान का मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वो नहीं है, ये तो बात बिल्कुल तय है। हाँ, जो चारों चीफ मिनिस्टर्स हैं, ये अलहदा बात है कि इनका दिल जो है वो धड़कता है। इनका दिल नहीं करता कि ये तो अपने मिनिस्टर्स को शामिल करने को तैयार नहीं है पावर्स में, तो ये किसको और शामिल करने को तैयार होंगे। तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम या ये आ सकता है कि ये करें, लेकिन अदरवाइज इस सारी जो सिचुएशन है उसके अंदर अगर कोई इस वक्त ये अगर एस्टेब्लिशमेंट 28वीं तरमीम का जो कॉन्सेप्ट पेश करती है, इसकी अगर कोई हमायत है तो वो तहरीक इंसाफ ही की है, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया 18वीं तरमीम में दिया गया था वो पूरा ही नहीं हुआ, और उसको पूरा करने के लिए ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त सिमत में कदम है, और आई थिंक PTI को इसकी मुकम्मल हमायत करनी चाहिए। ठीक है, एक और सवाल जाहिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं एहतशाम साहब को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करता हूँ। बुनियादी तौर पे ये जो धरना था और फिर वो धरना ख़त्म हुआ, इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि कोई मुलाकातें हुई हैं, मामला तय हो गए हैं, थोड़ा सा एक कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट रही है, पार्लिमानी कमेटियों में वापस जा रही है। आप समझते हैं कि ये जो डिवाइड है इतना सारा PTI के अंदर, विद इन PTI, उसके होते हुए ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, और क्या ऐसा कोई प्लान है भी, हुआ है ऐसा कुछ? देखो बैद, ये बात माननी पड़ेगी कि पिछले 3 साल में जो कोशिशें की गई या कोशिशें होती रहीं दोनों साइड से या एक साइड से कि किसी तरीके से कोई PTI की मुश्किलात कम हो और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, ये भी चाहती है कि कोई बातचीत का दरवाज़ा मस्बत अंदाज में खुले और ये इख्तलाफात जो है ना ढंग तरीके से हल हो सके। इससे पहले तो कोई एफर्ट कामयाब नहीं हुआ। अब जो लेटेस्ट हुआ है ये एक जिसको कहा जाता है एक बड़ी कामयाबी है, दोनों साइड इसको ये कह रही है। एग्जैक्टली आज से 5 दिन पहले मुलाकात होती है, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो अंसार अब्बासी की खबर है उसमें भी नहीं है। वो ये है कि उन्होंने नाम किसी का नहीं दिया। मुलाकात होती है मोहसिन नकवी साहब की 2 लोगों से, बैरिस्टर गौर से और अपने सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर से। उसमें 4 लोग और भी हैं, उसमें कुछ और लोग हैं, उनका नाम शायद लेना ठीक नहीं है। अच्छा, तो वो भी मौजूद है उसमें। और फिर वहाँ पे कुछ SOPs तय हुई हैं, और ये जिस तरीके से PTI ने अपना मौक़िफ़ थोड़ा सा कहा जाता है कि जी पार्टी के अंदर भी है बाहर भी, कि अब कोई नज़र नहीं आ रहा, हर तरीका आजमा करके देख लिया है, कोई रिलीफ, कोई रिहाई, कोई अस्पताल में ले जाना, कोई बनी गला बेगम साहबा को शिफ्ट करना, बुशरा बेगम को, बातें नहीं बनी। नतीजतन ये कहा गया कि जी ये बातें हुई हैं, और इस पर पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि जी ये एश्योरेंसेस गारंटीज़ आपको हम देते हैं कि ये जो कहा जाता था कि जी जब भी मुलाकात बानी PTI से होती है, वापस आने के बाद सख्त बातें की जाती हैं, अदारों के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं, मुसलसल आपने देखा कि हनीमत का निशाना तय क्या हुआ? बनाया जाता था। प्रिसाइसली तय क्या हुआ? PTI क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी? देखिए PTI तो जो PTI ने कहा है, जो वादे किए हैं एज वी स्पीक, वो तो यही है कि जी हम माजराई को कम करेंगे। ठीक है, हमें क्या रिलीफ मिलेगा उसमें तो यही कहा जा रहा है कि जी आप कमेटियों में जाएं, वहाँ जाके बातचीत करें, और ये जो पार्लियामेंट का फोरम है ना, इसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप आए सड़कों पे आएँ, सड़कों पे आने के बाद भी कुछ करें। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जी 26 नंबर चुंगी के बाद अगर आप आएंगे तो शायद वो जो 26 नवंबर को हुआ था उससे भी ज़्यादा खौफनाक काम होगा। अच्छा, ये बात समझ आ गई। इस सारे काम में जो ये कह दिया गया, इस सारे मामले में जो एक मेन आदमी है ना, उनका नाम है रऊफ़ हसन। वो जो इनकी आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और वो वैद इनके थिंक टैंक हैं, और उनकी मुलाकातें एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से भी होती हैं। उन्होंने रास्ता किया कि किसी तरीके से PTI की सख्तियां कोई रास्ता बनाया जाए। अच्छा, इसको इसी बात को मैं ज़रा फवाद चौधरी साहब के पास ले जाता हूँ। फवाद चौधरी साहब, ये पार्लिमानी कमेटियों में वापसी वाला मामला हो या एक कदम पीछे हटने वाला मामला हो, ज़ाहिर है सियासत में सब होना चाहिए, लेकिन ये जो ऑप्टिक्स हैं ये PTI सोशल मीडिया सपोर्ट नहीं करता ना। वहाँ आपको पता है फिर वो अलीमा खान साहबा गुफ्तगू करती हैं सोशल मीडिया पर, बाकी जो मतवाले हैं वो भी ये बात करते हैं कि जी ये क्या हो रहा है, ये कौन सा स्टैंड है। तो ये कितने दिन चल सकेगा अगर तो ऐसा हो रहा है? इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है एग्जैक्टली? देखिए, वो तो जब एहतशाम साहब कहते हैं रऊफ हसन कर रहे हैं तो उससे ही पता चल जाता है कि गैर संजीदा बात है। रऊफ हसन बेचारे को अगर बात उस पर आ गई है तो फिर क्या आगे बात चलनी है? अभी कोई ऐसी बात मुझे नहीं लगती। रऊफ हसन साहब चौधरी साहब बड़े राब्ते में उनके साथ, ये तो आप मानते हैं। कोई राब्ता उस बेचारे का क्या राब्ता हो रहा है, उसको क्या उसकी मतलब राब्ते का मतलब, इसका मतलब यही है ना कि इमेच्योर है दोनों साइडें, फिर और क्या कहा जा सकता है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, एक सेकंड एहतशाम साहब, लेट हिम कंप्लीट। जी चौधरी साहब।
जी, जी। ये अभी तक जो है ना जी, कोई प्रैक्टिकल ऐसी चीज नहीं है, ना ही ये समझते हैं कि इसकी कोई जरूरत है हमें कि हम इसका कोई राब्ता करें या चीजें करें। फिलहाल हुकूमत और जो पावर्स टू बी हैं उनमें कोई ऐसी एजेंसी भी नहीं है, तो चीजें भी नहीं है कि वो सोचें कि हमने जो राब्ता है वो करना है। और मेरा ये ख्याल है कि फिलहाल कोई प्रेशर भी नहीं है उनके ऊपर। ये जो अभी इसने कोशिश की है सोहेल आफरीदी ने, ये अच्छी एफर्ट थी, एक प्रेशर डालने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर है कि ये अभी बड़ी इमेच्योर है और इसका जो असर है वो अभी बड़ा जो है वो कम होगा। इस सारी सूरत हाल में जो खबर अंसार अब्बासी साहब दे रहे हैं बुनियादी तौर पे कि वो बुशरा बीबी अपने एंड तक रिलीफ लेने के लिए कामयाब हो गए, आप समझते हैं कि ये भी हुआ है या ये भी कबल अज़ वक्त है कहना, क्योंकि ये अश्योरेंस तो पहले भी हो चुके हैं दोनों तरफ से कि मिल लेंगे, फैमिलीज मिल लेंगी, बच्चे मिल लेंगे, हुआ नहीं? चौधरी साहब नहीं नहीं, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये बातें हुई हैं, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल हमें नजर नहीं आया कि इसका कोई प्रैक्टिकल होगी, चीजें होंगी या उसके मुताबिक आगे चलेंगी। अभी तो जो अपना चीजें हैं वो बिल्कुल आई थिंक इमेच्योर ही रही हैं और उनके अंदर कोई बात बन नहीं पा रही। और जो चकधरी साहब अपने तौर पे कोशिश करते हैं, या देखिए सच्ची बात यह है कि हुकूमत समझती है उस पर कोई प्रेशर नहीं है, और हकीकत भी यही है कि पीटीआई के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो प्रेशर बना सके, कर सके। राब्तों के लिए जो संजीदा एफर्ट्स थी, जो लोग थे, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर साहब वगैरह, वो उन्होंने फारिग कर दिए। अब पीछे को बंदा ऐसा है भी नहीं कि जिसका कोई ताल्लुक हो कि जो कोई बात कर सके। सो जिसके नतीजे में एक बड़ा वैक्यूम जो है वो है, और आई थिंक ये फिलहाल तो ग्रो ही कर रहा है, इसके अंदर मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपको भी इस बीच रूम नहीं मिला, क्योंकि कोशिश तो आप भी कर रहे थे इसमें। हाँ, इसमें हमने तो यही बताइएगा, ये काम तो आप अपने तौर पे बहुत शुरू से कर रहे हैं, और आपने, आपके दोस्त ने बहुत बड़े जेन्युइन एफर्ट किए थे कि ये माजराई ख़त्म हो। आपने बहुत कोशिश की इस हवाले से, इंडिपेंडेंटली भी की और अपने साथियों के भी साथ की। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, कोई हुकूमत को ज़रूरत नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट को, उन्हें तो ज़रूरत नहीं है। अब ये ज़रूरत इन्हें पेश आ रही है कि भाई हमें तो ना मिलने दिया जा रहा है, ना हमारी अपना क्या कहते हैं अस्पतालों में ले जाने की बात हो रही है, बानी पीटीआई हो, बुशरा बेगम हो। लिहाजा उनको ये बात समझ आ गई है कि भाई पावर इज़ पावर, आपको तरीके से डील करना पड़ेगा। तो ये तो उनकी तरफ से आना हुआ है, पीटीआई की तरफ से। आप नहीं समझते हैं कि एक किसी हद तक अपने लिए कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे अगर एश्योरेंसेस देते हैं कि वो बिहेव करेंगे, और जो आए दिन अदारों के बारे में गुफ्तगू करते हैं, अगर वो नहीं करते तो आपको लगता है आसानी होगी? हाँ जी, से रिलीफ मिल सकता है? नहीं, देखिए ना, इस तरह से इमरान खान 3 साल से जेल में है, कंसेशंस जो भी मिलनी है वो इमरान खान अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज करके नहीं ना लेंगे, सीधी बात है। और दूसरी तरफ बातचीत होती है जब कोई बराबरी होती है। अब आपने प्रॉब्लम यह है कि जब आपका था मुद्दा उस वक्त आपने किया नहीं। हुकूमत का जो असल में और इशू है वो ये है कि आप देखिए ना, आप बातचीत किससे करेंगे। जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि आप मेहरबानी करके शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद और रशीद, इन लोगों को अगर रिलीफ देंगे तो दूसरी साइड के ऊपर ये लोग बैठ के इमरान खान से भी बात कर सकते हैं। इस वक्त इस पार्टी के अंदर जो भी लोग हैं, यानी अचकजई हो गया, सलमान राजा वगैरह हो गए, ये लोग तो इमरान खान को जानते ही नहीं है, ना वो इनको जानते हैं, ना ये उनको जानते हैं, कैसे बात करेंगे। तो जब तक ये कोट लखपत के लोगों को रिलीज नहीं करते और उसके बाद जो है वो आगे नहीं बढ़ते, तो आप मुझे बताइए कि वो कैसे अच्छा चौधरी साहब, इसमें आपने इमरान खान से जो कमिटमेंट्स लेनी है कैसे लेंगे? इसमें मुझे ये बताएं कि ठीक है वो उन्हें नहीं जानते महमूद अचकजई को, लेकिन महमूद अचकजई का नाम आता वहीं से है, यानी उन्हें कहा भी जाता है कि वो आप लीड करें, तो क्या गलत लोगों को एक्सेस है और वो गलत तरीके से गाइड करें? सेकेंडली, आपकी जो एफर्ट है कोट लखपत वालों के लिए, उसमें रुकावट क्या है? पीटीआई रुकावट बन रही है या दूसरी तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी का मसला है, वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, यानी आपका फार्मूला कामयाब ना हो? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है ना, वो नहीं ना माने। वो उन्होंने फैसला किया कि वो कह रहे हैं हमें नहीं क्लियर, अभी तक हम वाजे नहीं है कि क्या करना है, तो जब हम वाजे होंगे तब हम बात जो है वो करेंगे। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये जो लोग हैं, बात करने वाला कोई और आदमी बाहर पार्टी में मौजूद नहीं है। अचकजई साहब वगैरह की जो अपॉइंटमेंट है, देखिए ये तो उस्मान बुज़दार मॉडल है ना, जो खान साहब ने पार्टी के अंदर लगाया है। ये इस मॉडल ये है कि कोई और आदमी ही ना हो और उसकी वजह से उसका सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान को खुद पहुंचा है। ये तो एक बुज़दार मॉडल है जो उन्होंने
अचकजई वगैरह को लगा के लगाया। तो शाह महमूद कुरैशी की भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ से तो केसेस में उनको कुछ रिलीफ मिलता हमें नजर आया, और वो थे भी नहीं, वो उसको प्रूव भी कर रहे हैं कि वो कराची में थे उन दिनों में। और तो वो तो रहा होते होते रह गए, आपकी क्या इत्तला है? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि यही मुझे बताइए ना कि पार्टी डिसीजन मेकिंग में शाह महमूद कुरैशी की क्या हैसियत है? हाँ। आप उनको कोई हैसियत ही देने को तैयार नहीं, उन लोगों को जो कुछ रोल अदा कर सकते हैं, जो कुछ जो है वो आगे कर सकते हैं, तो फिर कैसे चीज़ें जो है वो चलें, यानी आगे जो है वो रास्ता मुश्किल ही मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चौधरी साहब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मरवत साहब ने ये सारा कुछ जो किया और जो बिल्डअप है, बज़ाहिर ये लगता है कि बुनियादी तौर पे वो किसी के कहने पे, पार्टी के अंदर से कोई सिग्नल मिलने पे कर रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और ये ज़्यादा दिन चलेगा भी नहीं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ला रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ये तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सालसी वफ़द मुआहिदे के मुसव्वदे के लिए आज ईरान का दौरा करे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि हालिया मुज़ाकरात से कुछ अच्छे इशारे मिल रहे हैं। ईरान के साथ बातचीत में महदूद पेशरफ्त होती हुई नज़र भी आ रही है। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अहम मुतालबात सालिसों के ज़रिए वाशिंगटन भिजवा दिए हैं, जिसमें कशीदगी के खात्मे, बैरून मुल्क मुंजमद असासों की बहाली और समंदरी रास्तों पर ईरानी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबात शामिल हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका के हालिया पैगामात से दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ मामलात पर फासले कम हुए हैं, ताहम एतमाद की फ़ज़ा अब भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि तेहरान मुज़ाकरात को संजीदगी से ले रहा है, लेकिन माजी के तजर्बात के बायस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक रूसी सदर ने ईरानी अफजुदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की तजवीज़ दी, जबकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मुल्क के आला हुक्काम को हिदायत की है कि ईरान का अफजुदा यूरेनियम किसी भी सूरत मुल्क से बाहर मुंतकिल ना किया जाए। तो ऐसे में जब अमरीकी सदर बार बार ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं, तो मामलात सुलझेंगे कैसे? ईरान इनकारी है, लेकिन मुज़ाकरात भी। श्याम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सबको डिस्कस कर लेते हैं। श्याम साहब, डेफिनेटली ये जो कोशिशें हैं आना, मोहसिन नकवी का फिर जाना, और फिर इधर से बात उधर से बात उधर वाले मामलात, यूरेनियम वाली बात डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम डिस्कस कर रहे थे और आपने कहा कि जी वो तो 2015 वाला मॉडल है और वो रशिया वाले 20 पे तैयार हैं और ईरान भी तैयार है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये खबर जो है वो रॉयटर्स के ज़रिए पहुंचती है कि ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। तो वो फिर अगेन स्टैंड स्टिल पे आ गए। तो यूरेनियम तो कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि यूरेनियम ही तो उनकी गारंटी है कि उन पर हमला ना हो। देखिए उबैद, बाज़-औक़ात गुफ्तगू में आपने देखा ऐसे मरहले आते हैं कि बातचीत करीब होते होते चीज़ें पीछे हट जाती हैं। अभी देखें जिस तरीके से अपना मुश्तबा खमनाई सुप्रीम लीडर का जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देना, ये एक कहा जा रहा है इरिटेंट पैदा हुआ है डेफिनेटली, लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो तैयारी कर ली गई है लेटर ऑफ इंटेंट बनाने की, और बाकायदा एक मैकेनिज़्म जो है ना फ्रेमवर्क बना लिया गया है कि किस तरीके से बातचीत को आगे लेके जाना है। अभी देखें जिस तरीके से आपने देखा कि परसों जो मीटिंग काबीना की प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अटेंड की थी, उसमें अपना जेडी वैंस से बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया पीट हेगसेट के ख़िलाफ़, जो वज़ीर दिफा हैं, और अपना मार्को रूबियो ने भी कहा था कि नहीं जी, अगर ये नहीं मानता तो जंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, इसका हमें बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बातें की, ये अपना वॉल स्ट्रीट जर्नल में और न्यूयॉर्क टाइम में खबरें छपी हुई हैं कि भाई ये ऐसा करने से नुकसान होगा, और ये जो हमें बहुत ज़्यादा बैकफुट पे चले गए हैं। अभी तो आप देख लें मौखर होगी है, वहाँ पे वोटिंग होनी थी अपना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वहाँ पे अगर वो हो जाती, जो कहा जा रहा है, तो मामला उलट हो जाना था। सेनेट में तो पास हो गई है कि जी इनके वॉर के इख्तियारात लिए जाएँ, जंग बंदी की जाए, वो मौखर हुई है। तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए पुश बैक आया है, हमें किसी तरफ जाना चाहिए, जंग बंदी की तरफ जाना चाहिए। वो भी यही बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद को महवर बनाना चाहिए। अब देखें जो खबरें आ रही हैं ईरान से, वो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा। देखिए जिस तरीके से इस मामले को लेके चले हुए हैं अपने मोहसिन नकवी साहब, फील्ड मार्शल के खुसूसी नुमाइंदे की हैसियत से बात कर रहे हैं, उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है अपना फील्ड मार्शल के साथ साथ ईरानी क़यादत के साथ भी, और वहाँ पे जो बातें तय हुई हैं कल रात को 2-2:30 बजे तक तो ये चीज़ें थी कि मामला ठीक हो गए हैं, और किसी वक्त फील्ड मार्शल जो है ना आसिम मुनीर वो ईरान जा सकते हैं, वहाँ से फिर वो रब्ता करेंगे वाशिंगटन के साथ, और जब ये एक फार्मूला जो तय किया गया है उसकी रोशनी में फिर इस्लामाबाद में आने की बात होगी। लेकिन ये मुश्तबा खमनाई साहब का एक बयान एक बीच में एक नया आ गया। अब इसको जब हम पूछते हैं लोगों से जो कंसर्न लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई जंग में ऐसे भी होता है। इसकी टाइमलाइन तो ये है कि ये बयान या ये खबर तो समझे दिन की है, और फिर रात 2-2:30 बजे ये तासुर मिला कि होने वाला है, और फिर वो शायद दौरा भी हो जाएगा। तो पहले खबर है, बाद में वो दौरे वाली बात है ना, कुछ इस तरह की टाइमलाइन बनती है इसकी।
एग्जैक्टली हाँ। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो लफ्ज़ यूज़ किए गए दो बड़े इंपॉर्टेंट है अपना इस हवाले से उबैद, जो कहा जा रहा है ना कि अस्टॉनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है ईरान ने और साथ साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ईरान की तरफ से आई है। ये किसने लिखा हुआ है? ये कहा जा रहा है कि वो अपने मौक़िफ़, ये लिखा नहीं हुआ, ये जो इतलात आ रही है जो ऑफिशियल बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने मौक़िफ़ को थोड़ा सा पीछे रखा है, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि जी ये देख लें कि अगर ये जंग बंदी अगर आपकी नहीं होती तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। और हम उनको जो बात बताई जा रही है कि जो प्राइमरी सैंक्शन ख़त्म होगी और फिर सेकेंडरी सैंक्शन ख़त्म होगी तो ईरान को दुनिया में बेतहाशा फ़ायदा होगा। और ये बात उनको कम्युनिकेट की जा रही है कि भी ठीक है, आज आपका एक तासुर दुनिया में है कि स्ट्रेटेजिक सतह पे आपकी फतह होगी है, लेकिन इसको आप कैश करें, ट्रांसफॉर्म करें अपनी। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें और हैं, ज़रा इसको हम ज़रा मैं चाहूँगा हम क्विकली डिस्कस करें ना, ज़रा इस पर आपका तज्जिया में ले लें। बुनियादी तौर पे एक तासुर ये दिया जा रहा है, अब कुछ हल्के ये बात लिखते हुए या इसके इजहार में लग चुके हैं कि ईरान को तशवीश है पाकिस्तान के वाशिंगटन से बढ़ते हुए ताल्लुकात पर। ये आपने भी पढ़ा होगा। ज़ाहिर है ये एक नई बहस है और वो उसकी अलाइनमेंट इंडिया के साथ जिस तरह हो रही है उसको लेकर भी ईरान समझता है कि नहीं जी पाकिस्तान का टिल्ट वाशिंगटन की तरफ है। ये क्या नई एंट्री हो रही है ख्याल की? देखें, ये अपना वह 3 दिन पहले की ये बात है और इसको आप देख लें, रिजेक्ट किया है तेहरान ने भी। उसके बाद इराक़ची साहब का भी बयान आया, बकाई साहब का भी बयान आया कि नहीं, मसूद पशकियान ने कहा और ये इनकी मुलाकात के अंदर कहा कि पाकिस्तान जो एफर्ट कर रहा है उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और यही बात आपने देखे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी की, कल परसों भी की उन्होंने, और उनके स्पोक्स पर्सन भी ये बात कर रहे हैं। तो देखें, ये स्पॉयलर का रोल तो मुसलसल अदा कर रहे हैं इंडिया के साथ साथ आप देख लें इसमें एक और तशवीशनाक बात पता है क्या है एहतशाम साहब जी? उन्होंने ये नहीं कहा कि वाशिंगटन की तरफ टिल्ट है, वो कहते हैं कि जो गल्फ़ की तरफ भी पाकिस्तान का झुकाव है। फिर आप देखें ना वो सऊदीया की तरफ से जिस तरह से सालिसी कोशिशों की एक मुकम्मल खुलकर तारीफ आई, इसको भी एक अलग रुख से देखा जा रहा है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी ये जो बुनत हो रही है जहाँ भी, वो बड़ा सोच समझ के म्यूज़िक छेड़ रहे हैं। देखें अपना उबैद, इसमें जहाँ पे हम इसराइल का बड़ा एक नेगेटिव रोल देखते हैं, वहाँ पे हम देख लें कि रिपब्लिकन 2 बंदे जो हैं वो बड़ा काम ख़राब कर रहे हैं। टेड क्रूज़ हैं सेंटर और साथ लिंडे ग्राम्स हैं। इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की हैं ना, ये तो डे 1 से इस तरह कर रहे हैं। लेकिन मार्को रूबियो जब बात कर रहे होते हैं, इन दोनों की बात को झटक देते हैं। वो कई हवालों से उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट होता है। यही बात आपने देखा जो ईरान को पहले बताई गई थी, ईरान के कान में डाली गई। कुछ लोग ये बताते हैं कि जी ये तो पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, ये तो कल अल्टीमेटली आपको फंसा देंगे। लेकिन अब उनको बात समझ आ रही है और कहा जा रहा है कि बड़े अभी जो इत्तलात आ रही हैं, अपना मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं, बड़े कन्विंसिंग तरीके से उनको बताया गया कि देखें हमसे ज़्यादा आपका कोई वेल विशर नहीं होगा। आप बताएं किस मौके पे पाकिस्तान आपके साथ नहीं खड़ा रहा, किस मौके पे पाकिस्तान, बल्कि देखें पाकिस्तान को तो इस बात पे भी वो मानते हैं कि जो सऊदी अरब को तैयार किया गया था कि जी वो भी हमले करे तो रुक गया, वो तो पाकिस्तान आनी दीवार बन के शीशा पे लगी। एक चीज़ और डिस्कस हो रही है एक चीज़, और इसमें प्लीज कंक्लूड करें। एक चीज़ और बताऊं अवैध, हाँ इसमें 4 प्लेयर और जो आगे है ना, अभी देखिए कहा जा रहा है कि ये अब सेकेंडरी मीडिएशन जो है ना कतर भी करा रहा है। कतर और पाकिस्तान मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और पीछे अब 4 मुल्क बाकी जो आगे हैं, 3 मुल्क सऊदी अरब, उसके बाद आपका इजिप्ट और टर्की, ये 7 आगे खड़े हो गए। और ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका को मिल रहा है कि भी मिडिल ईस्ट में अगर आपने कोई चाहते हैं कि मादराई वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो और आपके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो। और मिडिल ईस्ट का तो एक ही कंसर्न है ना, या तो इस मसले को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें जड़ से। वो उस पर भी काम करके देख चुके, लेकिन फिर उन्होंने उसको जब रिकन्सिडर किया तो वो उस पर पीछे हटे। अब वो ये कहते हैं कि भाई कोई एग्जिस्टेंस का मामला बनाए, क्योंकि रहना तो हमने इधर, ये इस सिविलाइजेशन को तो हम ख़त्म ही नहीं कर सकते। वो मसूद पज़ेश्कियान की आपने वो दरख्त वाली ट्वीट भी देख ली होगी। मैं ज़रा क्विकली इसको कंक्लूड करते हुए, मुझे क्योंकि आपसे ये जानना है, आप बता रहे थे कि आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, तो ज़रा इस सारे माहौल को चेंज करते हुए इसको हम डिस्कस कर लेंगे किस दिन फर्दर अगेन। ये 28वीं तरमीम के बारे में आपके पास कोई खबर है, आप बताना चाह रहे थे, जरा क्विकली उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए ताकि फिर मैं ब्रेक ले लूँ। मैं 28वीं तरमीम के बारे में बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट हुई है और जो इस पर तय किया गया है ना, वो टेंटेटिव वो क्या तय किया गया, वो 10 पॉइंट तय किए गए, मुझे पता चले। आज मैंने कहा खबर होती है, वो निकल जाती है। वो 10 पॉइंट, हाँ लिखे 10 पॉइंट लिखे। वो क्या है? पहला पॉइंट है कि वो एनएफसी की वो कहते हैं रिकम्पोजिशन होगी, ये तजवीज़ है इसमें, ये तो खबर आ रही है, रिकम्पोजिशन होगी, इसको किस तरह बनाना, ठीक है। दूसरा आ रहा है कि ये लोकल गवर्नमेंट जो है ना, इसको कहा जा रहा है कि फेडरल सब्जेक्ट बनाया जाएगा 140, ठीक है ना। ये इसमें कहा जाता है, हाँ इसमें कहा जाता है कि एमकॉम का बड़ा रोल है, उन्होंने काम किया कि जी ये किया जाए। तीसरा ये कि कराची, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है वह कि कराची और गवादर को वफाकी टेरिटरी डिक्लेयर करने की तजवीज़ है, ठीक है। अच्छा। चौथा ये है कि हाँ जी,
चौथा ये है कि ये ऑल पाकिस्तान सिविल सर्विस होगी। अब ये प्रोविंशियल पीएसपी जो होती थी वो ख़त्म कर देंगे, एक ही सर्विस होगी जो ब्यूरोक्रेसी के लिए जो आप देखते हैं जो लोग आते हैं, ठीक है, वो सेंट्रलाइज हो तैयारी जाएगा करके आते हैं इम्तिहान, एक वो आते हैं, हाँ। हो जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा। आगे 5वीं इसमें यह है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर डिटेल हम नहीं बात कर सकते, वो है जी कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ना उसको बनाने की तजवीज़ है। अब ये सेमी का क्या मतलब है कि जी क्या जो बहुत सारे इख्तियारात जरदारी साहब पहले ही पार्लियामेंट को दे चुके हैं, ये उनसे लेके किसी और को दिए जाएंगे, क्या होगा? इस पे यही बताया गया कि जी फ़िलहाल इस पे ज़्यादा बातें ना करें, ये एक तजवीज़ अच्छा है। ये भी बताया? अच्छा, उसके बाद ये आ रहा है, हाँ ये हाँ, उसके बाद कहा जा रहा है कि जी वही जो बात वोटर एज की बात हो रही, छठा वो है कि जी ये 25 साल करना 18 साल से होता ही नहीं होता, तजवीज़ है ये इसकी। 9वां जो है वो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस है, ठीक है ना, इस पर भी बड़ी बहस हो रही है। और जो 11 अजला है अपना इसके अपना कहते हैं जनूबी पंजाब के, ये पहले मरहले में ये हो सकते हैं और हज़ारा का जो है ना ये बन सकता है सूबा इंतज़ामी बुनियादों पे। 8वां ये है कि गवर्नर रूल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अवैध कि गवर्नर राज लगाने की बात आपने देखा, ये तो हमेशा ये होता है कि सूबाई असम्बली से इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके ऊपर ये एक बात आ गई कि नहीं जी ये तो आइनी अदालत जो है ना उसके पास मामला जाएगा, अगर वो इजाज़त देगी तो गवर्नर राज लग सकता है। ये भी इसको आप जरा बिटवीन द लाइन समझे क्या है। सूबाई असम्बली से इजाज़त लेनी होगी, ये कहाँ है? नहीं, सूबाई असम्बली से नहीं। देखिए पहले होता था कि सूबाई असम्बली में ये था कि करारदाद मंजूर करवाई जाती है, अगर कोई बात होगी तो पहले वहाँ पे केस पेश किया जाएगा, ये के आइन का हिस्सा बना। डायरेक्टली विफाक का सब्जेक्ट नहीं था, विफाक गवर्नर के जरिए? नहीं, वो गवर्नर राज तो होता है, लेकिन साथ साथ इन्होंने असम्बलियों ने करारदाद भी मंजूर की है कि नहीं जी जब तक हम इजाज़त नहीं देंगे नहीं ऐसा होगा। ये तो उनकी तरफ से है। अब ये कहा जा रहा है कि जी उनका रोल भी मिनिमाइज हो जाएगा जब ये मामला आइनी अदालत में चला जाएगा और आइनी अदालत फैसला करेगी जी गवर्नर राज कहाँ लग सकता है कहाँ नहीं लग सकता। जाहिर सी बात है इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट उनके पास जाएगी। 9वां जो है ना ये हेल्थ, एजुकेशन और पॉपुलेशन वेलफेयर वगैरह, ये कहते हैं जी ये जब डिवॉल्व कर दिए गए थे, सूबों को दिए गए थे सब्जेक्ट, उन्होंने काम नहीं किया, इसको दोबारा कंकरेंट लिस्ट में लाया जा रहा है, ठीक है ना, इनको वापस लेके इनके पास आएगा। 10वां जो है ना वो सिलेक्शन, वो कहते हैं कि ये जो आप टेक्नोक्रेट्स लेके आते हैं बाहर से ना, और ये होता है कि आपकी दोस्ती है मेरी दोस्ती है, मैंने कह दिया, बाहर से बंदा आया, अब पता लगा दोस्ती यारी में बड़ा काम खराब हो जाता है। दे दिया गया MP2, हाँ MP1 वैध दे दिया, 2 दे दी गया, 15-20 लाख अपना तनख्वाह भी, घर भी, ये वो कहते हैं ये FPSC जो है ना ये काम करेगी, ये उनके। बहरहाल एहतशाम साहब, ये 10 निकात आ गए आपके, ये 10 निकात मैंने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए हैं, ये बहुत ज़रूरी था। इसमें मुझे लगता है कि सेमी प्रेसिडेंशियल वाला मामला जो है वो ऐसे ही है, इसमें जो बुनियादी मकसद है वो NFC है, गवादर है, वो हेल्थ एजुकेशन वाला मामला है, ये मुझे लगता है तो लाजमी है। बाकी जो है ना वो एक हल्की फुल्की मौसीकी है कि चलो इसके प्रेशर में वो काम हो जाए, ये हो जाए, इसको हम आइंदा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज प्रोग्राम में जो है ना हाँ डेफिनेटली, और बनती जाएगी। और पूछ लीजिएगा उस सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाले पर कितनी हमने कोई बात करनी है, तो हमें मैंने पूछा उन्होंने कहा इस पे अभी बात ना करें। बड़ी बात है, आप तफसील नहीं बताएंगे, आप पूछ रहे हैं। चलें मैं एक ब्रेक शामिल करता हूँ, ब्रेक शामिल करती हूँ एहतशाम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक। कॉकरोचों ने भी सियासी जमात बना ली है। जी हाँ, कॉकरोचेस की अब एक सियासी जमात है, और बड़ी खबर यही है जिससे भारत की सियासत में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। एक ऐसा तूफान जिसने मोदी और उनके इर्द गिर्द मौजूद जो उनकी किचन कैबिनेट है उनकी नींदें उड़ा दी हैं। एक ऐसी जमात जिसका ना कोई रवायती जलसा, ना कोई इंतखाबी निशान है और ना ही कोई पुराना सियासी ख़ानदान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों में उसके फॉलोअर्स भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP से ज़्यादा हो गए। ये कहानी है कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हाँ, एक तंज, एक मजाक, एक जुमला और फिर पूरा भारत हिल गया। कहानी बुनियादी तौर पर शुरू हुई इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान से, क्योंकि अदालतें कुछ भी कह देती हैं, किसी को सिसिलियन माफिया कह देती हैं, किसी को गॉडफादर कह देती हैं। इंडियन चीफ जस्टिस ने भी नौजवानों को कॉकरोच कह दिया। अलबत्ता उन्होंने नौजवानों के गुस्से, तनकीद और ऑनलाइन एहतजाज को कॉकरोच और कीड़े मकोड़ों से तशबीह दी, तो फिर नौजवानों को और गुस्सा आ गया। जेन ज़ी भड़क उठी, सोशल मीडिया पर आग लग गई और एक सवाल हर तरफ गूंजने लगा, क्या भारत के नौजवान वाकई सिर्फ और सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं? फिर मंजर पर आया एक नौजवान, अभिजीत दिपके। महाराष्ट्र के जो इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान है, वो कभी आम आदमी पार्टी की कम्युनिकेशन टीम में काम करता था, फिर अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी पहुंचा, लेकिन दिल में भारत के नौजवानों का गुस्सा लेकर अभिजीत ने कहा कि अगर तुम हमें कॉकरोच कहते हो तो फिर हम कॉकरोच हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी बना ली।
फिर इंटरनेट पर वो हुआ जो शायद मोदी सरकार ने ख्वाब में भी ना सोचा। चंद घंटों में लाखों नौजवान इस जमात से जुड़ गए। चंद दिनों में इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 1,95,00,000 से तजावुज़ कर गए, जबकि बीजेपी 8 से 9 मिलियन के दरमियान है। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं था, ये नौजवानों का गुस्सा था। बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, मजहबी सियासत से उकताहट का गुस्सा। कॉकरोच जनता पार्टी का मंशूर भी रिवायती सियासत पर तंज बन गया, जिसमें कहा गया कि अगर आप सुस्त हैं और आप बेरोज़गार हैं और अगर आप हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं तो आप पार्टी के रुकन बनने के अहल हैं। लेकिन मजाक मजाक में एक ख़तरनाक सवाल उठ गया कि आखिर भारत का नौजवान इतना मायूस क्यों है। अभिजीत दिपके कहते हैं कि भारतीय नौजवान 12 साल से सिर्फ हिंदू मुस्लिम बयानियाँ सुन रहा है, लेकिन वो नौकरी चाहता है, टेक्नोलॉजी चाहता है, तरक्की चाहता है, और मोदी सरकार की तरफ से उससे सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत दी जा रही है। इसीलिए जेन जी अब तंज के ज़रिए बगावत कर रही है। ये नौजवान कॉकरोच के लिबास पहनकर जमना साफ कर रहे हैं, सड़कों पर तंजिया एहतजाज कर रहे हैं और पूरे सियासी निज़ाम का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, दुनिया भर में जेन जी ने हुकूमतों को हिला कर रख दिया है। 2022 में श्रीलंका में नौजवान सदारती महल में घुसे और दहाइयों से राज करते हुए राजा पाक से हुकूमत ज़मीन बोस हो गई। 2024 में बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा तहरीक उठी और शेख हसीना वाजिद की 15 साला हुकूमत अपने अंजाम को पहुंची। 2025 में ही नेपाल में बदउनवानी और सोशल मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ जेनजी सड़कों पर निकली और वजीर आजम को इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश में जेनजी सड़कों पर तो कामयाब हुई, मगर इंतखाबी मैदान में अपनी ताकत साबित ना कर सकी। और अब सवाल भारत के बारे में भी, क्या यहाँ भी यही नस्ल इक़्तिदार के ऐवान हिला देगी, मोदी की नफरत की सियासत का खात्मा कर देगी? क्योंकि भारत में सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी ही नहीं बल्कि फिल्मी अदाकार विजय की जमात भी नौजवानों में तेज़ी से मकबूल हुई है। इसका मतलब है कि नौजवान रिवायती सियासत से उकता चुके हैं और अब वो नए चेहरों को आजमाना चाहते हैं। इस सारे मामले को डिस्कस करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल हामिद गुल साहब। अच्छा अब्दुल हामिद गुल साहब, थैंक यू। यकीनी तौर पर ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है कि कोर्ट्स जो हैं वो जाहिर है उनको आप कुछ कह नहीं सकते कहीं भी। उन्होंने कॉकरोच कह दिया, लड़के जो हैं नौजवान जो हैं वो सीरियस हो गए। ये जिस तरह से फॉलोइंग बढ़ी है, ये तो डेफिनेटली नज़र आता है कि जो डिसकनेक्ट है भारतीय नौजवान का मोदी से, बीजेपी की पॉलिसी से, ये उसका एक खुलकर इजहार है। मतलब विद इन डेज बीजेपी को जो है वो उन्होंने पछाड़ दिया है इन पर्सपेक्टिव ऑफ नंबर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक तो आपने देखा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी, और फिर जो सारी बात हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक बहुत ही नेगेटिव रिमार्क नौजवानों के लिए पास किया, जिसके अंदर तकरीबन 6 दिन कबल उन्होंने ये कहा कि जी अब हम जो है ये नौजवान जो हैं ये कॉकरोचों की तरह हैं और बेरोज़गार होते हैं, तो फिर इनको या तो मीडिया हाउसेस में या सोशल मीडिया पे या ये वैसे इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और इवेंचुअली ये अपना मुस्तकबिल इनका कोई नहीं है। जिसके ऊपर फिर एक जो लड़का था अभिजीत उसने जो कि अजीत दीपक, वो उसने क्योंकि ही जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड और वो अमेरिका के अंदर होता है, उसने फिर एक मजाक के अंदर एक वेबसाइट जो है वो बना डाली और एक इंस्टाग्राम पेज बना दिया और उसको कॉकरोच जनता पार्टी के वो नाम भी बंद हो गया खैर। जी, वो इंडिया में बंद हुआ है, वो बाकी नहीं हुआ। उसके ऊपर सिर्फ इन 5 डेज जो फॉलोइंग हुई वो 1,70,00,000 लोग उसके ऊपर फॉलोअर हो गए, जबकि बीजेपी की तकरीबन 8,80,00,000 और इसी तरह से कांग्रेस की जो है वो 13,10,00,000 के करीब फॉलोइंग है। तो ये इतने सालों के अंदर और ये 5 दिन के अंदर ये अचीवमेंट हासिल करना, जो वेबसाइट उन्होंने बनाई उसके अंदर 3.5 लाख लोग उसको रजिस्टर कर चुके हैं और साथ ही साथ जो उन्होंने अपना एक्स के ऊपर अकाउंट बनाया वो 2 लाख से तजावज़ कर गया। अब इसके ऊपर इंडिया के ऊपर पाबंदी आयद की गई है और उसको जो पैगाम लोग देखते हैं उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो लिखा आता है कि सरकारी सतह के ऊपर बंद किया गया है। अब इन्होंने जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि इन्होंने तमाम अपना जो फोकस है वो रखा है बीजेपी के खिलाफ और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमारे ख्वाब छीने हैं,
बीजेपी ने हमें बेरोजगार किया है, हमें सुस्त किया है, हमारे मुस्तकबिल को बर्बाद किया है। और हम बीजेपी के हवाले से जो है अपना, जो लोग हमारे साथ पार्टी में जुड़ेंगे वो सबसे उन्होंने तो पहले जो उसका बीजेपी हैंडल के भी रखा ना, वो अकाउंट्स को 2029 यानी वो 2029 से मुतालिक उन्होंने अपनी इंटेंशन बता दी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमने बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा, श्रीलंका में देखा, क्या उसकी कोई हल्की सी रमक, कोई झलक हमें यहाँ देखने को मिल सकती है अगले इलेक्शन में इंडिया में, ये सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, ये तो बोल रही है ना, पूरी दुनिया बोल रही है कि इस टाइम पे जो जेन जी है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि नेबरिंग कंट्रीज के अंदर इतना बड़ा डायलेमा बन जाए, इतना यूथ की एक्टिविटी आपको नजर आए और भारत तो उससे दूर हो जाए। भारत ने तकसीम का अमल किया, नफरतों की बुनियाद के ऊपर मामलात को रखा। पाकिस्तान से नफरत, अपने अवाम से नफरत, अपनी अक़लियतों से नफरत और दीगर नफरतें, इसकी बुनियाद के ऊपर भारत में तकसीम हो गई। नौजवान पढ़ा लिखा है, वो अब जो है वो पुरानी फुलिश स्टाइल के अंदर चलने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी को सामने रखते हुए कहा है, अपना जो 5 नुकाती फार्मूला उन्होंने दिया है। पहले तो मजाक में उन्होंने कहा कि जी जिसके अंदर जो लेजी है, अनएम्प्लॉयड है, ये वो तमाम उसके जो 11 घंटे जो वेबसाइट के ऊपर दे सकता है वो लोग वेलकम है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि बीजेपी को अनफॉलो कर दें आप, यानी कि बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी है उसके अंदर कमी, बाकायदा ये डेंट डाला है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात, जो 5 नुकात हैं उसमें पहला ये उन्होंने कहा है कि जो भी चीफ जस्टिस रिटायर होंगे उनको आगे राज्यसभा के अंदर, अपर हाउस के अंदर जगह नहीं दी जाएगी, यानी कि इनाम के तौर पर हुकूमती वफादार होने के नतीजे में उनको सीट नहीं दी जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम जो नशिस्तें बरकरार रखते हुए औरतों का कोटा 33% से बढ़ा के 50% कर दिया जाएगा। और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो उनकी कैबिनेट है उसके अंदर 50% औरतों को मौका दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि तमाम जो गोदी मीडिया से रिलेटेड जो एंकर्स हैं उनके साथ हम किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। ये एक पैगाम है, यानी कि उस मीडिया के लिए जिसको उन्होंने अपने शराइत में ये भी रखा कि उन्होंने कहा कि जो अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं जिन्होंने एक मीडिया हाउसेस के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके तमाम तहकीकात की जाएंगी। और साथ ही ये कहा गया कि इलेक्शन के अंदर अगर कोई वोट जो है वो डिस्क्रेडिट किया गया, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये वो तमाम बातें हैं जो बगावत के अलावा और कुछ नहीं है। और लगता यह है कि भारत के अंदर जिस तरीके से ये नौजवान एकदम उठे हैं, इससे वादे नजर आ रहा है कि बीजेपी, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका था किसी प्रोग्राम में बोल के, जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि भारत में वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन बीजेपी ने जीता है लेकिन भारत हार गया है। और आज जो ये जो अब कॉकरोच जनता पार्टी है उसको आप देखिए कि वो किस तरीके से, अच्छा भारत के अंदर इसमें बुनियादी तौर पे आपने जो बात की है वो बंगाल वाली, अब अगर ये चीज़ है, ये 5 इनके जो पॉइंटर्स हैं या इनका मंशूर है इब्तदाई, इसको देखें तो ज़ाहिर है ये बड़ा थ्रेटनिंग है, ये इंस्टिगेट करता है लोगों को। अब इसको कुचलने के लिए भी ज़ाहिर है भारत में कुछ ना कुछ कोशिशें होंगी। फिर वो एक पेज पे लाने के लिए कोई पहले सिंदूर करते रहे, कभी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, तो वो खित्ते में भी फिर कोई नया एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो बाज नहीं आना ना, तो अब हमें मज़ीद मोहतात भी रहना है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि देखें एक्सट्रीमिज्म की पॉलिसी को नौजवान नस्ल ने रिजेक्ट कर दिया है भारत के अंदर। मजहबी इंतहा पसंदी देख रहे हैं और फिर सेकुलर और लिबरल इंडिया जो था वो तो कहीं मर गया, ख़त्म हो गया। वो नेहरू का, गांधी का इंडिया ख़त्म हो गया। उसको एक फाशिस्ट सोच ने, एक टेररिस्ट सोच ने, सैफरॉन टेररिज्म ने जाके कहीं हाईजैक कर लिया। और यही वजह है कि भारत के अंदर जो पोटेंशियल है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि भारत के अंदर आप हैरान होंगे कि 27 लाख नौजवान हर जो साल है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और इस टाइम पे जो 80 लाख नौजवान तकरीबन उनको वो हर साल ग्रेजुएट होते हैं। 80 लाख के पास जो है 29% जॉब्स भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इतनी बड़ी जो एक पॉपुलेशन है उसको इग्नोर किया जा रहा है। और डिस्पैरिटी है, और इसमें बुनियादी तौर पे वो जो बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं वो फिर अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए कॉकरोचेस की तरफ देख रहे हैं। और वो ये कॉकरोच छोड़ेंगे नहीं, ये दिल्ली तक आ गए हैं, पहले ट्रैक्टर आ चुके हैं, अब अगर कॉकरोच आते हैं तो भारत में जो मोदी सरकार बैठी है उसका होगा क्या। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। ज़ाहिर है इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि नौजवान जो हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं, कलीदी किरदार हैं,
और उन्हें कोई भी तंग करेगा, कोई भी कुछ कहेगा या उन्हें कोई लक़ब देगा तो वो ऑफेंड हो जाते हैं। अच्छा, ये 18 साल का नौजवान हो या 25 साल का नौजवान हो, आपने सबका ही ख्याल करना है, क्योंकि ये नौजवान है और ये आपस में अलाइंड हैं, कनेक्टेड हैं, ये मिलकर फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं और अगर बना लें तो फिर जिसके ख़िलाफ़ बना लें उसके लिए मुश्किल भी हो ही जाती है। तो बहरहाल इसका किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस सिर्फ नौजवानों की साइकी आपको बताइए। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।